कुछ बात हो जाए मुल्क की मईशत की, उसमें बेहतरी के इंडिकेशंस आ रही हैं, आशारिये भी बेहतर हो रहे हैं। और एक और अच्छी खबर यह है कि सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट जो रखवाया था उसमें 1 साल की तौसी कर दी है। वैसे तो ये पराया पैसा है और इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद कफ़ील होने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए एक अच्छी खबर है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर मईशत हैं, उनसे इस बारे में राय जानते हैं। डॉक्टर साहब, कितना खुश आइंद है मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए और हमें खुद कफ़ील होने के लिए अभी कौन कौन सी मनाजिल तय करनी है, कौन कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? जी शुक्रिया। देखिए, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तो जब से आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसके बेहतर होने से कम हम अपनी ट्रेड बेहतर कर सकते हैं, लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस होगा और बहुत सा आपको पता है इंपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई थी वो ख़त्म होगी। और इंपोर्ट हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सा जो एक्सपोर्ट हम करते हैं माल, उसके लिए रॉ मटेरियल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब यहीं से बात शुरू करनी चाहिए कि वो रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं पैदा करते। अब कॉटन बेल्स एक ज़माने में हमारी कॉटन रेंट मिस्र के क्वालिटी के बराबर थी और अब हम अमेरिका से कॉटन बेल्स मंगवा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर के अंदर हम क्वालिटी प्रोडक्शन करें, वहाँ पे हम बेहतर यील्ड लेकर आएँ। उससे हमारा फूड सिक्योरिटी का मसला भी हल हो और उसके अंदर से हम बहुत सा एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी बाहर भी इवन भेज सकते हैं। तो वहाँ चूँकि जल्दी नताइज आ जाते हैं और आप एक साल में 2, 3, 4 फसलें भी ले सकते हैं और उसमें एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकाल सकते हैं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का ये मसला होता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसमें एक तो कैपिटल बहुत इन्वॉल्व होता है, फिर उसके रिजल्ट आते-आते 2-3 साल तो लग जाते हैं। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो एफबीआर के जो कलेक्शंस है वो बहुत नीचे चली गई है जो उनके टारगेट्स थे। ये बहुत परेशान कुन बात है जब तक हम एफबीआर के जो अहदाफ थे वो पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आईएमएफ की जानिब से उस तरह से रिलीफ भी नहीं मिलता या उस तरह से हमें फ़ंड्स जो आने होते हैं वो भी नहीं आते हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, आशारिये बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाइना से 29 अरब के हम मकरूज़ हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा कर्ज़ जो है वो हमें चाइना से मिला है। हमने जो कर्ज़ है बहरहाल ये हमें वापस करना ही करना है, ये जिस तरह से आता है उस तरह से वापस भी जाना है इसने। तो क्या समझते हैं ये कमर तोड़ने में मईशत की कितना किरदार अदा करते हैं ये कर्ज़े? जी, बहुत सही फरमाया आपने। जब एफबीआर अपने अहदाफ पूरा नहीं करता तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा जो है वो फंड्स बारो करने पड़ते हैं और वो भी महंगे रेट पर, और फिर उसके ऊपर जो सूद की अदायगी होती है उससे सारा जो हम टैक्स इकट्ठा भी करते हैं वो सूद की मद में चला जाता है। अब इसका हल तो यही है कि एक तो हम अपनी ग्रोथ बढ़ाएं, क्योंकि जब आप अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे तो कर्ज़ों का हुजम जो है वो जीडीपी के लिहाज से खुद ब खुद कम हो जाएगा और जो वापस करने की सलाहियत है वो तो आमदनी से पैदा होगी और आमदनी अगर ज़्यादा होगी तो टैक्सेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब हम स्टेबलाइज तो कर गए हैं, इसलिए इशारिये बेहतर हमें नज़र आ रहे हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हैं। तो यहाँ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रोथ की तरफ जाएँ। अगर हम ग्रोथ को अपना टारगेट 5-6% पे कम से कम लेकर जाएँ और फिर इससे भी ज़रा बढ़ाएँ, क्योंकि जिस लिहाज से हमारी आबादी बढ़ रही है हमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ग्रोथ तो की तवज्जो सारी अब ग्रोथ की तरफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक तरफ हम ग्रोथ की बात करते हैं और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे हैं कि इंडिकेशंस यही हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कर्जे भी हम ले रहे हैं और जब कर्ज मिलता है तो हम उसे अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं। कितनी बड़ी रुकावट है ये कर्ज लेते रहना मईशत को मुस्तहकम करने में? जी देखिए, 2 तरह के कर्ज हैं। एक, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म और वो बहुत कम शरह के होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के हैं, एडीबी के, वो सारी दुनिया के ममालिक लेते हैं और उससे फिर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते हैं, नई इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो जाहिर है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, नई आप एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा करते हैं। ऐसे कर्जे तो बेहतर है, मगर हम जो कर्जे लेते हैं वो यूजली हम अपना जो डेफिसिट है वो पूरा करने के लिए, तो वो तो ज़ाया हो जाते हैं। तो अभी भी जो चाइना के हमने कर्जे देने हैं उसके ऊपर सूद की अदायगी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कर्जों को एक तरफ ही रख दें तो सूद ही हम पूरा नहीं अदा कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तो इस जो से हम डेट ट्रैप कहते हैं, इससे हमें निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कर्जों का जाल है
जिसके अंदर आप महज सूद की अदायगी के लिए, कर्जों की वापसी के लिए नहीं, मैं अर्ज करूं पाकिस्तान जो अब जितने भी नए कर्जे ले रहा है वो दरअसल पुराने कर्जों की सूद की अदायगी के लिए है। तो ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। बहुत से ममालिक हमसे डॉक्टर साहब ज्यादा यही तो कर्जा हम कह लेते रहे हैं कि कर्ज तो दीगर ममालिक भी लेते हैं, लेकिन हम एक कर्ज लेते हैं, फिर दूसरा कर्ज लेते हैं उसकी अदायगी के लिए, फिर तीसरा कर्ज लेते हैं उसकी अदायगी के लिए। मईशत को उस तरह से सहारा नहीं मिल रहा, जिस तरह से टैक्सेस की भरमार हो रही है वो अलग। दूसरी तरफ हम अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें तो उसमें बड़ी तेजी, बड़ा रुझान देखा जा रहा है। एकदम से स्टॉक एक्सचेंज जो जिस बुलंद तरीन सतह पर गई है, तकरीबन 13,192 पॉइंट्स की उसमें तेजी देखी गई है। और फिर जो कल कारोबार का इख्तिताम हुआ तो वो 1,08,238 पर जाके इख्तिताम हुआ। ये तेजी कितनी कारगर साबित होगी पाकिस्तान को कि मईशत को सहारा देने के लिए? स्टॉक एक्सचेंज का तो इन्वेस्टमेंट का जो अब अगर जमीनों में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो अगर आपके इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए हैं, जहां गवर्नमेंट खुद कर्जा लेती है नेशनल सेविंग सेंटर में, तो लोग फिर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाते हैं। और जाहिर है वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से डेली बेसिस के ऊपर लोग कुछ पैसा बनाते हैं, मगर उसमें इकोनॉमी को एज सच कोई नई आमदनी तो नहीं जनरेट हो रही होती, कोई नए ज़राए तो पैदा नहीं हो रहे होते। वो तो जो ऑलरेडी कंपनीज हैं उनके शेयर में ही कारोबार होता रहता है। तो ये एक अच्छा आप कह सकते हैं इंडिकेटर तो होता है, मगर ये इकोनॉमी की ग्रोथ में या इकोनॉमी की सेहत के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की तेजी का उतना असर नहीं होता जितना लोग समझते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त चूंकि बाकी एवेन्यूज बंद हैं, जैसे आपने देखा रियल स्टेट के ऊपर इस वक्त इतने टैक्सेस हैं और उसमें इस वक्त स्लम्प है। दूसरी तरफ लोगों ने पहले बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी और जो बैंक अकाउंट्स थे, अब वहाँ चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ गए हैं। तो कोई नई कंपनीज तो नहीं बन रही जिसके कोई इनिशियल जो है ऑफर हो रही हो, नई एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन हो रही है, तो पुराने ही शेयर्स की कारोबार हो रहा है। और लेकिन ये शेयर्स सेफ इन्वेस्टमेंट है डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में एक अच्छा मौका है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दूसरा पाकिस्तानी जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होती थी पहले वो रियल स्टेट की तरफ जाता था और उससे बहुत से लोगों ने पैसा बनाया भी है, लेकिन अब जब के वो सेक्टर इस वक्त ज़वाल पजीर है, एक नई अपॉर्चुनिटी से तस्वुर किया जाए, या अब आपको लगता है कि जितना हाइप आनी थी, जितनी बेहतरी आनी थी आ चुकी, अब जो इन्वेस्ट करेगा वो घाटे में जा सकता है? जब शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा होती है तो फिर खतरा भी होता है कि करेक्शन आएगी तो बहुत नीचे जाएगा। तो महज ट्रेडिंग से आप नुकसान उठा सकते हैं। उसमें अच्छी जो कंपनीज होती हैं जो अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, वहां अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन लें तो उसका शेयर भी बेहतर होता है और आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। तो इसके अंदर बड़ी सोच समझ के होनी चाहिए। लास्टली एक छोटी सी चीज डॉक्टर साहब, के चीन 29 अरब डॉलर देने के बाद सबसे बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क बन चुका है पाकिस्तान को। एक तो ये कि मजमूई पाकिस्तान के ऊपर चाइना का दिया हुआ कर्ज कितना है और टोटल IMF के कर्ज मिला के कितना बोझ हम पर इस वक्त कर्ज का? देखिए 132 बिलियन डॉलर के करीब इस वक्त हमारा जो है वो फॉरेन डेट है, और फॉरेन डेट के अंदर सबसे बड़ा जाहिर है कि चाइना का इस वक्त शेयर है। ये डेट की ये सूरत हाल होती है कि जो मल्टीलैटरल है वो तो अपना कर्जा कभी माफ नहीं करते, वो तो आपको अदा करना होता है। बाईलैटरल का ये होता है कि वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि अगर आप सिर्फ सूद पे करते रहे तो वो मसला नहीं होता है। तो इन कर्जों से निकलने का तरीका तो यही है कि कम से कम आप इतनी आमदनी पैदा करें कि जो उनके अपने मुल्क को सूद है वो तो आप अदा करें कि और उसके लिए नया कर्जा ना लें। बिल्कुल आपको नया कर्ज ना लेना पड़े और आप उस कर्ज की अदायगी कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम इलाही साहब, इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत। और जिस तरह से वो हमें बता रहे थे कि ये इस तरह से कर्ज लेकर दूसरे कर्ज की अदायगी, ये कुछ दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। इससे तो आप धंसते चले जाएंगे। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, वो पैदा होने से पहले ही मकरूज होंगे। तो इस पॉलिसी को बदलना होगा। बच्चा कहा जाता है कि हमारे मुल्क का मकरूज है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और सब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे होंगे तो उससे बेहतरी के असरात होंगे। और वो हम देख भी रहे हैं कि मईशत में बेहतरी आ रही है, उसके समरात अब आना बाकी है, अवाम उसके मुंतज़िर हैं।